नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम सौर्यपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। बहुत किशन स्वागत है जी। आपका। और चूंकि हम लगातार विश्व में जो सुरक्षा को लेकर जितनी भी हलचल है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं और आज हम एक बार फिर से वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो अपने प्रश्नों की करते हैं वो नाटो और अमेरिका मिलकर के एक नार्डिक रिस्पांस एक्सरसाइज 2024 कर रहे हैं। ऐसे में इसका मतलब क्या है, इसको आगे किस तरीके से देखा जा रहा है और इसका असर विश्व पे क्या पड़ेगा? अंकित, आपको हम लोगों ने काफ़ी समय से तो हम देख रहे हैं और ख़ास करके ये फोकस है यूक्रेन और रूस की वजह से। बिल्कुल। 1 साल से 2 साल से ऊपर हो गया इस लड़ाई को। 754 दिन हो गए आज के देखा जाए तो। और अभी भी कुछ नहीं, कहीं नहीं लग रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट अमेरिका या रूस का, यूरोपियन यूनियन का, मैं 3 अलग अलग मान रहा हूँ, खास करके अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन। तीनों चलिए एक साथ तो हैं क्योंकि बट आपको पता है कि नाटो में अमेरिका है। इनके जो पिछले प्रेसिडेंट ट्रम्प थे वो कहते थे कि नाटो तो हमारे ऊपर है, हमारे पैसे जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कई जगह नाटो के साथ है, कई जगह नहीं है। खास करके आप देखिए जो रेड सी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उधर इजराइल हमास की वजह से, वहाँ सभी देश जो हैं साथ नहीं दे रहे हैं अमेरिका का। तो इसीलिए मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। और जो थ्रेट ये डेवलप हुआ है रूस की वजह से और जो लग रहा है अमेरिका को, नाटो को और यूरोप देशों को, वो जो है उनको लग रहा है कि ये थ्रेट में सभी मिल के साथ से एक डर है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज बिल्कुल, और वो बड़ा डर है क्योंकि अभी देखिए इसी की वजह से, रूस की वजह से जो 28 देश थे अभी 32 हो गए नाटो में सदस्य। लेटेस्ट आपने देखा अभी स्वीडन गया है। तो इस ये ले करके इन्होंने एक्सरसाइज एक्चुअली पहली बार इतनी बड़ी एक्सरसाइज प्लान की और इनको वही था डर कि क्या होगा अगर रूस इन जो अभी देखिए रूस का भी तो फ्रंटियर उसने बेलारूस में अपने मिसाइल्स कर दिए हैं ऑलरेडी, तैनाती पूरी कर रखी है और इनके और नज़दीक आ गया। जो इसने 20% एरिया तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का यूक्रेन का ले लिया है, उतना और नज़दीक पहुंच गया है। तो और बाल्टिक सी में और बाकी जगह है। तो अब इनको लगने लगा है कि क्या हम जो सोच के नाटो बनाए थे वो तो काम आया नहीं, तो अभी कैसे इस थ्रेट को चैलेंज करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। तो इसको लेकर के इन्होंने एक काफ़ी छोटे मोटे एक्सरसाइज तो करते रहे हैं। और ये भी है कि नाटो का जो सेंट्रल कमांड है, बेसिकली जो सेंट्रल कमांड अमेरिका का है, वो जो है नाटो का उनका मैनेज करता है, देखता है और वही एक्सरसाइज करता रहा है। हर दूसरे साल उनकी एक ऐसी एक्सरसाइज होती रही है। बट इस बार इन्होंने एक लंबी एक्सरसाइज प्लान की है जिसको उन्होंने बोला है स्टीड फास्ट रिस्पॉन्स 2024, कि कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे इसको। और इन्होंने ये 31 जनवरी से लेकर के मई तक की ये एक्सरसाइज की इन्होंने प्लानिंग की है। 2 पार्ट में इन्होंने प्लान किया है। तो ये 1 फरवरी से एक्चुअली शुरू हो गई है ऑलरेडी, जिसमें नेचुरली तकरीबन अगर आप जितने नंबर्स ऑफ कंट्रीज लेंगे तो अगर ये 24 और 26 भी लीजिए, वो सबके छोटी छोटी आई हैं। मेन तो 13-14 ही हैं जिनके आई हैं फोर्सेस, लेकिन काफ़ी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब अमेरिका सारे, इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस सभी हंगरी और बाकी पोलैंड सभी हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी पोलैंड को, हंगरी को, स्लोवानिया, ऐसे जो देश हैं बिल्कुल साथ वाले। और उसके बाद जब न्यूक्लियर ट्रीटी और बाकी ट्रीटी से रशिया ने अपने आप को हटा लिया तो अब वो और बढ़ गया। हाइपरसोनिक वेपन्स और जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो देख करके और ज़्यादा इनको लगा कि रिस्पॉन्स इन्होंने करना चाहिए। और इसमें अगर हम वो भी ले लें 32 देश मान लीजिए, क्योंकि 31 और अब तो आ गया स्वीडन, बिकॉज स्वीडन का भी फॉर्मली तो अभी 2-3 दिन पहले ही उसको उन्होंने लिया है, बट उसके भी ट्रुप्स आए हैं। और पहली बार स्वीडन जो है अपने 200 साल की न्यूट्रलिटी छोड़ करके अपने ट्रुप्स को इस एक्सरसाइज में नाटो के साथ कर रहा है, शामिल कर रहा है। और तकरीबन 70,000 ट्रुप्स इसमें हिस्सा ले, 90,000 ट्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं।
तकरीबन 100 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 50 के आसपास नेवल मीन्स सबमरीन शिप्स, लैंडिंग क्राफ्ट और बाकी ऐसी चीज़ें ले रही हैं। और ये इन्होंने जैसे मैंने कहा पार्ट्स में रखा है। तो अभी जो फेज है 3 से जो 14 मार्च का फेज है, इसको इन्होंने नॉर्डिक रिस्पांस या नॉर्डिक रिस्पांस एक्सरसाइज 2004 नाम दिया है उसी का। और नॉर्डिक क्यों कि देखिए नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं आप देखेंगे तो बेसिकली आर्कटिक उस रीजन के आसपास हैं। आर्टिक, हाँ। तो उस रीजन में आप अगर पीछे जाएं, और इसके ऊपर हमने बातचीत भी किया था 1 महीने तकरीबन पहले कि किस तरह रूस और चीन अपना वहां पर बढ़ा रहे हैं, आर्कटिक रीजन में अपनी जो है प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। चीन ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिसर्च स्टेशन वहां लगा रखा है। अब ये नहीं पता किसी को कि वो रिसर्च स्टेशन है, इट विल बी ए मिलिट्री स्टेशन है या उसने क्या चीज रखी है वहां, लेकिन उसने एक्टिविटी अपनी बढ़ा दी है। ये और नजदीक पहुंच जाते हैं दोनों, रूस और चीन दोनों। उसके आसपास बाल्टिक सी जो है वो भी उसके बॉर्डर पर है। बाल्टिक सी एक बहुत बड़ा डर है इनके लिए, यूरोप के लिए, यूरोप और वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए टोटल ले लीजिए आप, नाटो ले लीजिए, एक ही बात है, अमेरिका हम थोड़ा छोड़ सकते हैं तब भी, तो उनके लिए भी है, वहां भी इनको प्रेजेंस चाहिए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इतनी यूरोपियन यूनियन या अमेरिका ने अगर नाटो को एक्सपैंड किया है, ये जो छोटे कंट्रीज स्लोवानिया या स्वीडन वगैरह को इन्होंने लिया है, ये सारे देखिए वो बाल्टिक सी के बॉर्डर पर हैं। तो वो इन्होंने लिया कि नाटो की पहुंच वहां हो जाए, तो उसको भी रोकना था इन्होंने। और इनकी प्रेजेंस जो जितनी आ रही थी रूस और चीन की, वो वहां से कर सकते थे। तो ये सब सारा मिला करके ये एक तरफ से नहीं हुआ है, और ये भी नहीं मैं कहूंगा कि यूक्रेन के लिए हुआ है, उन्होंने ये सारी चीज अपने लिए की, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी किया है। सुरक्षा और के लिए वो किया। जो रूस से एक डर है और रूस को ताकत दिखाने की भी कोशिश है। मैं एक चीज और ऐड करूंगा जो आप कह रहे हैं उसी में, मुझे लगता है कि रूस से लोग और डर गए हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी, इसका तो जवाब मिलना चाहिए। तो 2 साल से ऊपर में कुछ नहीं कर पाए, हाँ। तो इनको लगा कि 2 साल में तो हम कुछ नहीं कर पाए वहां, और रूस हमें अभी भी थ्रेटन किए जा रहा है। पुतिन की वॉर इंडस्ट्री देखिए 100% उन्होंने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया है। इधर जो इनके पास एम्युनिशन नहीं है, इनके रिजर्व स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। तो ये सब चीजें देखें तो ये थोड़ी सी मुश्किल की थी। तो इस वजह से, और दूसरा यूक्रेन के साथ इनको लगा कि जिस तरह का रिस्पांस देना चाहिए था, जिस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, वो यूक्रेन मामले में नाटो के बीच नहीं हो पाई। तो वो सब लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जैसे मैंने कहा कि नाटो के जो सुप्रीम एलाइड कमांडर हैं इनके, यूएस के जो सेंट्रल कमांड के, उन्होंने जो है एक्सरसाइज पूरी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये जनवरी टू मार्च जो है बेसिकली ये मेरीटाइम और रीइंफोर्समेंट, और इसमें अटलांटिक और आर्कटिक, जो अभी एक पार्ट हमने कहा कि ये नॉर्डिक रिस्पांस उसी का है, तो ये मेन फीचर था। जनवरी मीन्स आप फरवरी ले लीजिए 1 से और मार्च मिड तक, तो ये अब चल रहा है इस रीजन में। और इसके बाद फरवरी और मई में ये जो सी है उसके साथ सी और लैंड मतलब कंबाइंड एक वो शुरू करेंगे, जिसमें कि हर एक चीज़ देखी जाएगी। और एम इनका क्या है, पहली बार ये कर रहे हैं इतनी बड़ी एक्सरसाइज विद दैट एम कि लैंड, सी, एयर, साइबर, स्पेस, इंटेलिजेंस, हर एक को कंबाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ इनकी हुई नहीं थी। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज देखिए, अगर आप पहले जाएं तो कभी नाटो में हुई नहीं और ना अमेरिका में हुई है कि इन्होंने इतनी लंबी एक्सरसाइज की हो। तो साइबर, स्पेस, बाकी जो फोर्सेस हैं उनको ये ले रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका बेसिकली वहाँ से इनके ट्रुप्स और बाकी चीज़ें होंगी। वो लॉजिस्टिक्स भी ये देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ से लेकर के, मतलब यूएस अगर कोऑर्डिनेट ये करना चाहे तो कैसे लॉजिस्टिक्स और बाकी चीज़ें वहाँ से करेगा, बिल्कुल, रिस्पांस कैसे वहाँ से देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि ये प्लस ट्रेनिंग। अब देखिए इतने स्टेट्स हो गए, कई स्टेट्स के पास जैसे जो ब्रेक अवे थे रूस के, उनके पास तो मैक्सिमम रशियन वेपन्स थे, उनकी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें भी तकरीबन वही थी। और नाटो और नाटो में कुछ तो कोऑर्डिनेशन था, लेकिन ये जो बाकी देश बाद में इनका नहीं था, तो उनको भी एक तरह से ले आना, एक ट्रेनिंग, एक थॉट प्रोसेस, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी रियलिस्टिक ट्रेनिंग। इनको लगा कि यूक्रेन में जो हो रहा है
उसका रिस्पांस ना होने का वजह दूसरा, यूक्रेन में इनके इतने देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और मतलब इन्होंने, मैं मोस्ट मॉडर्न तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी मॉडर्न वेपन्स दिए, टैंक से लेकर के, स्मॉल आर्म से लेकर के, मिसाइल से लेकर के, कई इतने गए यूक्रेन में, लेकिन उनको उतनी रिजल्ट नहीं मिली। तो वो भी इनका था कि भाई क्या था कि ट्रेनिंग नहीं हो पाई या क्या कमी रह गई। तो ये सारी चीजों ने एनालाइज किया आपस है। के कोऑर्डिनेशन के लिए एक तरीके से है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपस के कोऑर्डिनेशन और के लिए कमी दूर करने के लिए, और कमी दूर करने कि के क्या कमी रह गई, क्योंकि ये कमी अगर इनके ऊपर आएगी, अभी तो यूक्रेन था जो मेंबर नहीं है, इनको था कि अगर अपने ऊपर आएगी फिर कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसकी की बहुत जरूरत थी, और इन्होंने सीरीज एक्सरसाइज की। देखिए इससे पहले इन्होंने ड्रैगन 24 मीन 2024 पोलैंड में किया था, और पोलैंड आपको याद है कि काफ़ी पहले से उसने, इनफैक्ट बीच में उसने बोला था 6 महीने पहले कि भाई हम वेपन नहीं दे सकते यूक्रेन को, क्योंकि हमारे खुद की जो है रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं और हमारे ऊपर आ गया तो हम क्या कर सकेंगे। तो उसके पहले इन्होंने एक एक्सरसाइज ट्रोजन फुटप्रिंट करके की थी जर्मनी में। तो इन्होंने एक्सरसाइजेज ऐसे इसमें इन्होंने कर रखी थी अलग अलग एरिया में। तो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। और अभी जो हो रहा है, जैसे हमने कहा, ये नॉर्डिक रिस्पॉन्स है, जो कि मैं कहूँगा तीसरी है इस सीरीज में, और इसके आगे और भी जैसे हमने कहा कि आएंगी। तो ये कलेक्टिव है। मेन जो है इनका तो वही है कि कैसे जो है फोर्सेज एकुमुलेट कर सकें, लॉजिस्टिक्स कैसे करें, मोबिलाइजेशन कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ देखिए इनका ये है कि नाटो में, नाटो जब कहते हैं, मैं अमेरिका काउंट कर रहा हूँ, मोस्ट एडवांस्ड और रिसेंट वेपन सिस्टम्स हैं, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो ये चीज़ भी चिंता में डाल दिया नाटो के सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी ये लोग इसमें ले आएंगे कि मोस्ट सबसे ज़्यादा मिलिट्री एसेट्स हैं, ज़्यादा नहीं कहें तो एक है कि मॉडर्न तो ही है, और कहा यह जाता था कि रूस से भी मॉडर्न है इनके पास, बट फिर भी उसका इफेक्ट इतना नहीं आया। देन ये इसमें ये भी प्रैक्टिस करेंगे कोहेसिव, एक साथ रिस्पॉन्स करें, अलग अलग करेंगे। आप 10 वेपन करेंगे और 5 वेपन अगर एक साथ करते हैं तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा एक तरह से। फिर स्वीडन के आने के बाद इन्होंने, स्वीडन ने भी अपनी, उसके पास बहुत बड़ी नहीं आर्मी है, बट फिर भी उसने 2 अपने एसाल्ट क्राफ्ट जो है नेवी की ले आया है इसके अंदर, तो उसने वो भी ज्वाइन किया है। तो ये नए जितने भी स्टेट्स हैं, कुछ के साथ जो इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई, वो भी होना जरूरी है। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे होगा। देखिए अभी हम आगे देखेंगे कि इसी में बात करेंगे कि हो क्या रहा है आज की यूक्रेन में। अमेरिका में देखिए बड़ा क्लियर वो है, मतभेद क्यों है वहाँ पर मदद देने में, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन वो नहीं कर रहा है जो हम उसको कह रहे हैं करने के लिए, हमसे डायरेक्शन नहीं लेके अपने आप चल रहा है, इसलिए उसका कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है इस लड़ाई में। और जो इनके एसेट्स हैं ऑलरेडी, माना ये जा रहा है, इस पूरा यूरोपियन यूनियन, नाटो एंड अमेरिका को ये लग रहा है कि जितना इन्होंने दिया है उतने के हिसाब से यूक्रेन को तो बहुत कुछ हासिल होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन हुआ नहीं। तो उसको भी लेकर के ये लोग इसमें, यूक्रेन ने इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया, और मे बी कि इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए किसी चीज़ में होता था कि जैसे हमने देखा यूक्रेन के टाइम में कहा 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग की, अब इतनी जल्दी ट्रेनिंग करके वेपन सिस्टम्स नए हैं, उनको ले जाना कैसे, उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बिकॉज कई तो डिस्ट्रॉय हो गए, रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है उसने। वो एक बहुत बड़ा धक्का है पूरे नाटो के लिए कि वेपन सेल्स देखिए उनके एक तरह से कम हो रहे हैं, खुद के स्टॉक खत्म हुए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें ये भी हैं। देन दूसरी देखिए, रूस जो है अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है, जैसे मैंने कहा, और नज़दीक आ गया है वो। रूस ने अपनी स्ट्रेटजी भी बदली है इस लड़ाई के दौरान, और तभी जो है उसने वापस आया, अब अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, अब उसको कोई पीछे नहीं कर पा रहा है। और बल्कि उसने बेलारूस और आगे जा करके उसने और ज़्यादा इनको बढ़ा दिया है अपना आर्कटिक रीजन में जा करके। डायरेक्ट आर्कटिक पहुंचने का मतलब है कि डायरेक्ट थ्रेट तो ये अमेरिका को लिए हो गया, वहाँ से बहुत नज़दीक हो गया, और रिस्पांस टाइम उतना कम हो गया रूस का। तो ये जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा, इनको लगा कि ये एक थ्रेट है। और
मतलब एक्सरसाइज ये करते ना, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने भी बल्कि, लेकिन रूस और चीन ने भी बेरिंग सी में देखिए भी एक्सरसाइज की थी, और इन्होंने भी किया हुआ है पहले एक्सरसाइज, लेकिन इस लेवल पर ये नहीं कर पाए। और देखिए जो व्लादिवोस्टोक का एरिया है रूस का, हम सब जानते हैं, वो वहाँ के रूस की पैसिफिक फ्लीट है, और रूस की जो पैसिफिक फ्लीट व्लादिवोस्टोक में है एक बहुत बड़ी फ्लीट है, और उसके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, वहाँ से वो काफ़ी कुछ कर सकता है। तो ये सब चीज़ों को, जो थ्रेट्स हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी था। और जो नॉर्दर्न सी का रूट है, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड का। अभी जो जिस हिसाब से रूस और चीन चल रहे थे, डोमिनेट करने लगते, अगर वो डोमिनेट करेंगे फिर इनका तो पूरा यूरोपियन यूनियन का बंद हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। उसके अलावा चीन ने, जैसे हम BRI या हम सिल्क रूट की बात कर रहे थे, उसने एक पोलर सिल्क रूट वहाँ से शुरू कर रहा था, कि जो बेसिकली अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट लेकर के, कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं उनके साथ ट्रेड करने के लिए उसने अपना ये बना रखा था, और उससे वो जो नॉर्दर्न सी रूट है उसको डोमिनेट करता। बिल्कुल। वो भी एक थ्रेट इनके लिए था, यूरोपियन यूनियन के लिए। इसके अलावा देखिए 2023 में एक एग्रीमेंट किया था चीन और रूस ने आपस में, जिसका एम ये था, उन्होंने रखा कि भाई हम डोमिनेट करेंगे ये जो एरिया है, इस एरिया की जिसकी हम नॉर्दर्न सी की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर यह था कि एम इन्होंने रखा कि हम वहाँ स्मगलिंग कंट्रोल करेंगे, एंटी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जा रही हैं, एंटी नेशनल इनकी हैं, ड्रग है, स्मगलिंग है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और वहाँ से हम कॉन्फ्लिक्ट कुछ इलाके में नहीं होने देंगे। बट फोकस क्या है? अगर एग्रीमेंट का फोकस देखा जाए तो ये होगा कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई कुछ कर रहा है तो हम सिक्योरिटी उसके लिए करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट था जो कि इनके लिए एक डर का पॉइंट है यूरोपियन यूनियन के लिए। अब इसके साथ आप अगर ऐड करें कि अभी ऑलरेडी जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, मिडिल ईस्ट में लगता था कि सिर्फ वेस्ट का ही है दबदबा, अब वो भी कम हो गया, कम हो रहा है। तो वहाँ भी कम हो गया, वहाँ भी प्रेजेंस देखिए क्या हो गई है। रूस अपना वेपन प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, रूस के पास नॉर्थ कोरिया से वेपन्स आए जा रहे हैं, रूस हाइपरसोनिक से लेके बाकी तो चला ही गया। रूस ने अभी स्ट्रेटजी बनाई कि जो छोटे मोटे वेपन्स है वो बाकियों से लेगा, चीन से उसके पास आ रहे हैं, ओपन में तो नहीं आ रहा है बट आ रहा है। अभी अगर आपने पिछले महीने की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये नाटो की रिपोर्ट है कि कुछ कंपनीज यूरोप की और यूएस की कुछ कंपनीज हैं जिनसे कि पार्ट्स उनके एक्सपोर्ट्स आए हैं रशिया में और यूज हुए हैं वेपन प्रोडक्शन में, जबकि आ रहे थे वो सिविलियन यूज के लिए, बिल्कुल, जिस पर रोक नहीं थी, क्योंकि पैसे तो उनको भी चाहिए। तो वो भी एक वहाँ से रूस को फ़ायदा हो रहा है। ईरान देखिए, ईरान से कितना फ़ायदा हो रहा है, और ईरान ने अब तो और एडवांस्ड उन्होंने ड्रोन सिस्टम बना लिए हैं, कामाकाजी से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, वो ड्रोन्स बना लिए हैं, और ईरान का एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स 30% बढ़ गए हैं, जबकि इतने सैंक्शंस वहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक साथ करें तो देखिए थ्रेट पश्चिम की टेंशन बढ़ गई है। रेड सी में क्या हो रहा है, इतना करने के बावजूद अमेरिका से लेकर के 11, 12, 13 देश वहाँ पर हैं रोकने के लिए हौतीस को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं, अभी अगर आप कल की जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग, मुलर की, मैथ्यू मिलर है ना जो स्पोक्स पर्सन हैं यूएसए के, उनकी थी कि हम जो है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला कि हम हौतीस की जो कैपेबिलिटी है उसको आंक नहीं पाए, इसलिए जो है ये चल रहा है। तो ये थ्रेट्स इतने हैं कि इनको, और ये जो थ्रेट है रूस का, ये तो अब बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट है, तो सीधी है। तो ये जो है इनके लिए एग्जिस्टेंस के लिए इनके ऊपर एक खतरा है, जिसके लिए इनको एक बहुत ज़रूरी था इसको। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, एक तो है कि चाइना भले compete नहीं कर पाए इनसे हर एक उसमें, लेकिन चीन कम भी नहीं है, और चीन अपने आप को दिखाना नहीं चाहता कि मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, कि मैं ये भी बना रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो नहीं ये बोल रहा है शुरू से। चीन न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत चीन भी जानता है
और वेस्ट भी जानता है कि एक दोनों के कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर रूस और चीन मिल करके, अभी तो रूस अकेला है और तब इतनी थ्रेट आ रही है, रूस, चीन और उधर ईरान, अगेन एक मिनी न्यूक्लियर तो मान ही लीजिए, और बाकी देश इनके अगर मिल जाते हैं तो एक वैश्विक थ्रेट तो हो जाएगी, जिसके लिए वेस्ट अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं था। और ये एक्सरसाइज उसी को दूर करने की, बिल्कुल उसी के लिए है, उसी के लिए ये कर रहे हैं अपने लोगों में। आप देखिए पिछले दिन में हुआ क्या है, मोराल लोगों का डाउन हुआ है। मैं एक रिपोर्ट, देखिए हम थोड़ा आगे भी बात करेंगे, अमेरिका में है, सर्वे हुआ एसोसिएटेड प्रेस का, जिसमें रिपोर्ट आई है कि वहाँ जो है लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत हो गया, अपना देखो। 30 से 40% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को कीजिए। क्यों ये मेंटेलिटी क्यों आ रही है? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, देखिए यूरोप में जो मैं कहूँगा जो अर्स्ट वाइल यूरोप था, एक्चुअल यूरोप, लोग राइट विंग होते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों राइट विंग हो रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपना तो देखें पहले, कि हम दुनिया को, अब तो नहीं है कि हम दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। वो तो कह रहे हैं हमारा एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर इस तरह होगा तो ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज ये लेकर के है, और कितना ये कर पाते हैं ये तो बाद में आएगा जब कुछ रिजल्ट्स आएंगे इसके, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि एक बहुत बड़े लेवल पर है। काफ़ी लेसन्स इसमें आएंगे, जैसे ये करते हैं, और हर एक आर्मी करती है। हम तो ये मानते हैं कि हर एक आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, हम ही सुपीरियर नहीं है। सब अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हर एक अपने फौज को ट्रेन करते हैं, सभी उस हिसाब से है, और कमी है तो ये जरूर दूर करेंगे। लेकिन रूस ने और चीन ने, रूस ने ज़्यादा और चीन ने कम बोला है कि हम पूरा वॉच रखे हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट को भी लग रहा है ना कि रूस के साथ चीन खड़ा है, बिल्कुल वेस्ट के खिलाफ। और मैं कह रहा हूँ रूस चीन दोनों वॉच करेंगे इस एक्सरसाइज को, वो अपने रिस्पांस के लिए, कि अगर ये इस तरह चलेंगे तो वो अपना रिस्पांस क्या करेंगे, वो जरूर वो भी वॉच कर रहे होंगे इसको। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने रूस यूक्रेन की बार बार चर्चा की है। ऐसे में जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध, या यूं कह ले कि जो तनातनी उस वक्त शुरू हुई थी, उसके बाद हर कोई मान रहा था कि 26 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 2 महीने, फिर 1 साल हो गया, उसके बाद 2 साल हो गए, अब 2 साल से ज़्यादा भी हो गए हैं सर। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लड़ाई जो है किस दिशा में बढ़ रहा है। और आपने विस्तार से बहुत कुछ बताया है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति क्या है और आगे की उम्मीद क्या की जा सकती है, रूस की पोजीशनिंग इस वक्त क्या है, और यूक्रेन जो कि कहीं ना कहीं अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रणनीति क्या है? अंकित 745 दिन है आज। हाँ, एक्चुअल हम काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग तो डे 1 से शुरू कर दिए थे, 22 फरवरी 2022। बिल्कुल। तो अब ये देखिए कि हुआ क्या है। यूक्रेन मांगते जा रहा है कि भाई हमारे पास है नहीं, ना एमुनिशन है, मैन पावर नहीं है, रिक्रूटमेंट के लिए मैन पावर नहीं है। जो मैन पावर है वो ऑलरेडी मतलब हताश हो रखी है। माइग्रेट भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देखिए उनकी पॉपुलेशन थी कितनी, 4 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा तो बाहर निकल गए। बिल्कुल। और करीब इनकी आया नहीं है, बट कई लाख तो इनके लोग मरे हैं। अगर आप देखिए, अगर नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका खुद कर रहे हैं कि 60% तबाही हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ जहाँ वो है। 20% इलाका तो अगर रूस ने लिया तो बच कितने गए होंगे? औरतें बच्चे बाहर गए हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, और इनको फाइटिंग के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो उनको काफ़ी भी बिखरा हुआ है पूरी, बहुत ज़्यादा। कौन करेगा ये बताइए? बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अभी दिए हैं यूरोप और अमेरिका ने, उनके लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। अमेरिका में कल को रिपब्लिकन्स आ गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि देंगे ही कुछ, कि वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, हम तो वेस्ट है टोटल। यही हालत बाकी यूरोप के देशों में हो रही है। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन में तो ऑलरेडी इन्होंने बोला कि $55 बिलियन कितना लगेगा, जो एस्टिमेटेड है। वो कहाँ से आएंगे, कौन करेगा? सबसे बड़ी एक चीज तो ये आ रही है। दूसरी देखिए, रूस के अटैक्स रुके नहीं हैं। रूस ने पहले तो पोजीशन अपनी कंसोलिडेट कर ली, अब जो है वो
ओडेसा की तरफ और डोनेट्स्क की तरफ अपना बढ़े जा रहा है। अभी उसने परसों जो अटैक किया था ओडेसा में 5 लोग मरे हैं उसमें, ड्रोन्स के अपने जो लार्ज जो बड़े ड्रोन्स उसने डाले हैं। और ऑलरेडी अद्विका उसने लिया था, हमने पिछली बार बात की थी 6 महीने की लड़ाई के बाद। अब वो अद्विका से भी 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया है उसकी फोर्सेस। और ये रिपोर्ट इनकी UKMI की है, इनके इंटेलिजेंस की है कि हम हमारी नहीं है, उन्हीं की कहना है कि इनके आगे बढ़ गए हैं इतने। तो अद्विका से आगे मतलब इस 2-3 वीक में, सिर्फ 3 हफ्ते में उस इलाके में 5 किलोमीटर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज़ नहीं है। ओलिविका करके एक जगह है जहाँ पर कि वहाँ तक ये पहुँच गए हैं, तो रूस रुक नहीं रहा है। लेकिन एक बीच में सवाल आया था सर, बीच में इस बात की चर्चा भी हुई थी कि कहीं ना कहीं रूस कुछ क्षेत्रों में पीछे हट रहा है क्या? नहीं देखिए, रूस हटा था, यू राइट, आया था, लेकिन उसने आया था कंसोलिडेट करने के लिए। उसने कहा कि हम इतने लार्ज फ्रंट है, देखिए इतना लंबा 1100 किलोमीटर का, तो उसने जो कहा था कि हम कंसोलिडेट करेंगे। और कंसोलिडेशन से फायदा क्या हुआ कि उसको 1 किलोमीटर भी पीछे धकेल नहीं पाई नाटो की सेना, चाहे यूक्रेन सेना, इनके वेपन्स। इतना उसने कंसोलिडेट कर लिया और अब कंसोलिडेट करने के बाद वो आगे बढ़ रहा है। एक जगह स्टेबिलिटी उसने अपनी बिल्कुल, पहले क्या हुआ से उसके आगे की पोजीशनिंग शुरू हो गई। बिल्कुल, तो अब जो है वो ग्राउंड पर बिल्कुल मजबूत है कि उसको कोई और पीछे नहीं कर सकता। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फायदा उठा रहा है, जो अभी कमी है इनके गैप का फायदा उठा रहा है। और देखिए इसने कई जगह इवानिस करके जगह है, वहां जो पहुंच गया 2 किलोमीटर आगे। तो ऐसे तो कई जगहों पर ये 2, 4, 5 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। और डोनेस्क में तो इसने मतलब अभी क्या किया है देखिए, हम कहते हैं एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच अर्थ मतलब कि जमीन दरोज कर दीजिए हर एक चीज़ और उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो उसने क्या किया, रूस ने यही किया, और मैं कहूँगा इजराइल भी वही कर रहा है गाजा में, कि पहले उसने बिल्डिंग से लेके हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इनका तबाह कर दिया। मिलिट्री बेसेस, प्रोडक्शन सेंटर्स, स्टोर्स, वेयर हाउसेज सारा तबाह कर दिया। अब जो है उसके बाद वो आगे बढ़ा पूरी अपनी आर्टिलरी और एयर और टैंक सारी चीज़ें लेकर के। कहा जा रहा था कि वेस्टर्न वेपन्स की वजह से रूस की जो एयरक्राफ्ट हैं, जो एयरफोर्स है उस रुक जाएगी, कुछ नहीं हो पाया। पहले उसने मिसाइल्स खूब दागे और अब जो है वो ग्राउंड कैप्चर किए जा रहा है। हाँ, ये इसने मतलब इतनी ज़्यादा वो है कि इसने सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ करके अब यूज़ कर रहा है, जिससे कि उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और उसने कम से कम एयर रेड में एक दिन में 100 से ज़्यादा सॉर्टीज उनके एयरक्राफ्ट ने की हैं इसके लिए। दूसरा देखिए, हाँ ब्लैक सी में ज़रूर थोड़ा उसको नुकसान हुआ है। पहले एक शिप उसकी गई थी, फिर ब्लैक सी का जो इनका हेडक्वार्टर्स था, नेवल हेडक्वार्टर्स रूस का, उस पर यूक्रेन का हमला हुआ था, वहाँ डैमेज हुआ था। अभी भी कुछ दिन पहले यूक्रेन की जो वो है ब्लैक सी में इनके पेट्रोल वेसल, इनके एक जो कमांडोज हैं उन्होंने एक मगोवा करके इनकी एक ड्रोन्स हैं उससे उन्होंने डैमेज किया है इनके एक वेसल को। तो वहाँ पर ये कर रहा है कुछ यूक्रेन डैमेज कर रहा है, बट बहुत बड़ा नहीं हो रहा है अभी जो पहले हुआ था। ब्लैक सी में डैमेज कर रहा है यूक्रेन, ब्लैक सी के उसमें कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट हाँ वो कर रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक कुछ कर पा रहा है। हालांकि अब रूस ने भी वहाँ एयर डिफेंस अपनी मजबूत कर ली है। और जहाँ तक यूक्रेन है उसके पास तो शॉर्टेज अम्युनिशन, मैन पावर, हर एक चीज़ का है, फूड सप्लाई, मैन पावर, हर एक चीज़ का है। और लोग देखिए, जैसे हमने कहा वॉर फटीग आ गई है, वॉर वेयरनेस हो गई है, मतलब थक गए हैं लोग। लेकिन रुकेगा कैसे सर? सवाल तो यही है ना कि हाँ, अब क्या होगा। देखिए अभी एक और चीज़ में ऐड कर दूं, देखिए यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने तो बहुत कुछ ट्राई किया, हर समय कहीं ना कहीं जा रहे हैं। पिछले आर्मी चीफ को उन्होंने हटाया कि भाई उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। हालांकि उनको सब चाहते थे, यूरोपियन यूनियन सब चाहते थे कि नहीं ये रहें, लेकिन अब उन्होंने उनको बना दिया, जेलेंस्की को बना दिया है एम्बेसडर अमेरिका का, सॉरी यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए। कल ही उन्होंने परसों बनाया उनको, जेलेंस्की को, उनको वहाँ का एम्बेसडर बना दिया। और नए इनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी क्वालिफाइड थे, लेकिन अभी भी प्लानिंग इनकी पूरी हो नहीं पाई। इनके अमेरिका के बीच में मतभेद चल रहे हैं।
अमेरिका का मानना है कि जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, प्लान्स नहीं बना रहे हैं, और स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर इनका और अमेरिका का डिफरेंस है। दूसरा, फ्रांस ने के राष्ट्रपति ने तो मैक्रोन ने पिछली बार हम उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बोला था कि हमें ट्रुप्स भेजना चाहिए यूक्रेन में, लेकिन एक तरफ से सबने खारिज कर दिया ये चीज़, पूरे यूरोप ने खारिज कर दिया। बिडेन ने अपने स्टेट ऑफ जो बाइडेन ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में बोला कि वो डायरेक्ट ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे रशिया से, क्योंकि अमेरिका में पहले सर्वे हो चुका है, 52 से 55% लोग डरे हुए हैं कि अगर डायरेक्ट हुआ तो न्यूक्लियर अटैक करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। रूस ने पहले ही बोल दिया हुआ है, उसने तो साफ बोला हुआ है, तो वो डर वहाँ है, तो उन्होंने भी बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, रूस के देखिए एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने अभी परसों उन्होंने दिया है कि उनके आर्मी जनरल हैं, कर्नल जनरल हैं, उन्होंने जो उनके वॉर एकेडमी के हेड हैं, उन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी एक्शन उन्होंने किया यूरोप ने, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाकी करते हैं, तो ये जो है पूरा फुल स्केल वॉर हो जाएगा अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। तो वो और ये स्टडी करके बोल रहे हैं इन्होंने, मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे चलिए रशिया गवर्नमेंट की पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, बट एक तरह देखा जाए तो बैक तो वही है, इन्होंने भी अगर स्टडी की है तो उसी हिसाब से की है। बिल्कुल। और पुतिन का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो बड़ा साफ बोला है पुतिन ने कि वेस्ट इज प्रोवोकिंग न्यूक्लियर वॉर, कि वेस्ट जो है न्यूक्लियर वॉर की तरफ हमें धकेल रहा है। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिसकी कि मतलब डर तो है यूरोप में भी। दूसरा देखिए, इन्होंने अभी जेलेंस्की ने कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली वो जो है उन्होंने उनके अंदर, उनके ट्रुप्स के अंदर काफ़ी वो था डिससेटिस्फैक्शन, वॉर फटीग, खास करके वो ट्रुप्स जिनका कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इस लड़ाई से पहले ख़त्म हो गया था, और वो एक्चुअली जा करके आपने पढ़ा होगा 2 महीने पहले हम लोगों ने बात किया था कि कई जगह तो उनके यूक्रेन ट्रुप्स ने सरेंडर कर दिया था रूस के साथ। तो अब उन्होंने कल परसों एक डिक्री साइन की जिसमें उन्होंने ये किया है कि जिन सोल्जर्स का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ख़त्म हो गए थे लड़ाई से पहले, वो जो है वापस जा सकते हैं। तो ये जो है चीज़ उन्होंने की इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने देखा है तो लड़ाई में नहीं जा रहे हैं। तो फिर दूसरा जो आप कह रहे थे कि अब जो है एंट्री हो रही है बाहरियों की, जैसे उन्होंने लिया था गुरखाज वहाँ मिले थे, वहाँ यहाँ देखिए रूस में कुछ इंडियंस भी हैं, 27 हैं जिसमें 20 ने कांटेक्ट किया है, कहा तो जा रहा है 55 है, 27 ने कांटेक्ट किया है वहाँ पर, और कुछ बाकी देशों के हैं, सारे मिडिल ईस्ट से वहाँ से लिए गए हैं। तो आप देखिए मिडिल ईस्ट में रूस की कितनी बड़ी पहुंच है कि वहाँ से लोगों को रिक्रूट करके वहाँ ले जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनको लिया गया बता करके कि वो हेल्पर्स होंगे बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन ले करके उनको ट्रेनिंग दी इस पर राइफल पर लड़ाइयों के लिए और आगे भेज रहे थे। तो ये एक चीज़ आई, और एक की इंडिया में तो एक इंडियन की डेथ भी हुई है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अब एक तरह से देखिए एनलार्ज कर रही हैं चीज़ें। तो कमी तो दोनों तरफ मैन पावर की आ रही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पुतिन का उन्होंने 2 महीने पहले जो 3 लाख उन्होंने ट्रेन किए थे दिसंबर में या जनवरी में, उन्होंने उतने तो अपने बढ़ा दी है फोर्स। यूक्रेन के पास जो है इतने लोग नहीं हो पाए। हालांकि मैक्रोन ने तो अभी दोबारा परसों के स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अपने लोग यूरोपियंस के लिए बोला है कि हम ट्रुप्स नहीं भेज पाएंगे, वो जो है एलाइज नहीं है, इस तरह की चीज़ें एलाइज से नहीं आनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। इंग्लैंड ने बोला है कि 10,000 ड्रोन अभी देगा, लेकिन ये चीज़ें जब तक आ रही हैं जा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो नहीं रहा है, और इससे खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस लड़ाई में। नुकसान तो हुए ही जा रहा है, और जहाँ मैं यूक्रेन का नाम लेता हूँ तो मैं तो इन्हीं को कहता हूँ कि नाटो को ही हो रहा है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, देखिए कि कुछ बीच में आया था कि जर्मनी के एयर चीफ का एक लीक आया था, वो जो बात कर रहे थे अपने ऑफिसर से, वो कहते हैं कि मिलिट्री पेपर्स लीक, जहाँ वो बात कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जो ब्रिज एक क्रीमिया को लिंक करता है
रूस से, वो आप देखिए जब से शुरू हुआ था 2 साल पहले से वहाँ टारगेट होता रहा है, और वो चाहते हैं किसी न किसी हालत में उसको जो है तोड़ा जाए। तो 38 मिनट का एक जो लीक आया था, रूस ने किया था कि इंटरसेप्ट करके उन्होंने वो किया हुआ है। जर्मनी के एयर चीफ ने जो अपने ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो कर्च ब्रिज है जिसका नाम है, उसको जो है ये 19 किलोमीटर तकरीबन है, वो काफ़ी लंबा है, और जिसको उन्होंने कहा कि जो उनकी टॉरस मिसाइल है वो हिट कर सकती है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा और वो जा करके हिट कर सकती है उसमें। और इसका काफ़ी ज़्यादा रूस ने प्रचार किया और कहा कि तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब जर्मनी प्लान कर रहा है। हालांकि जर्मनी कैटेगरिकली जर्मनी ने उसके बाद बोला कि वो हम रूस से डायरेक्ट कोई वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, और ये जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रशिया ने खुद ही चलाई है। तो ये भी एक चीज़ है जो किस में आ रहा है। और लेकिन फ़र्क तो पड़ा है, देखिए इससे जर्मनी की इमेज डाउन हुई है कि भाई ये अगर ये चीज़ हो रही है, सभी तो नहीं कहेंगे कि डिसइंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। तो एक वो भी चीज़ में आ रही है। और इनका था कि भाई 500 से ज़्यादा का मिसाइल नहीं देंगे इसको यूक्रेन को कि वो रशिया के अंदर हिट करे, क्योंकि रशिया के अंदर बोल दिया था कि डायरेक्ट हिट के अंदर करेगा तो फिर डायरेक्ट वॉर हो जाएगी। तो और ये मिसाइल्स इनको चाहिए 500 से ज़्यादा की, तभी वहाँ पहुँचेगी। तो एक कुछ चीज़ें थी जो कि इनके अगेंस्ट गई हैं इसके अंदर। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अभी परसों अगेन इन्होंने ग्रेन डील जो है 2025 तक यूक्रेन के साथ एक्सटेंड कर दी। इसका भी देखिए कितना विरोध हो रहा है पोलैंड, हंगरी और इनके जो लोकल फार्मर्स हैं इनके। आपने देखे वो भी ने स्ट्राइक किया था, वो ट्रैक्टर्स लेकर के आ गए थे सड़कों पर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड में कि भाई हम इनके ग्रेन्स ले रहे हैं तो उनके जो है ग्रेन्स को कोई पूछ नहीं रहा है और इनका ये फ़ायदा हो रहा है। तो विद इन यूरोप में भी देखिए ये ओपिनियन अगेंस्ट जा रहा है लड़ाई के। अमेरिका में एक एसोसिएटेड प्रेस ने एक और एजेंसी के साथ मिल करके उन्होंने सर्वे किया था, ये जो है 7 मार्च के आसपास का ही, बहुत नज़दीक के ही जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, और उसमें आया था कि बहुत कम अमेरिकन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका बाहर ऐसे इन्वॉल्व होता रहे ऐसी लड़ाइयों में। और उनका तो यहाँ तक कहना था कि जो यूएस जो है जितने कंट्रीज में भी इन्वॉल्व है अब उससे आगे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसी में रहे। और सब होशियार हो गए हैं। देखिए 4 में से 10 अमेरिकन, 10 में से 4 मैं कहूँगा, 10 में से 4 अमेरिकन कहते हैं कि अब तो कम एक्टिव होना चाहिए, इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए। 40% इज ए गुड ओपिनियन, क्योंकि हो सकता है 30-40% हाँ करे, बाकी 20% तो डोंट नो वाले होंगे, हमेशा रहते हैं। दूसरे 52% रिपब्लिकन्स नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हो इतना। वो तो आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने कहना है कि इतना एक्टिव रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अमेरिका फर्स्ट उनकी अब नीति है अपनी नेचुरली, तो वो तो यही चाहते हैं। 36% यूएस एडल्ट्स भी यही कह रहे हैं। तो ये 40% जो है जो हैं बाकी वो कह रहे हैं कि जो अभी है लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं। सो ओवरऑल देखिए हर जगह ये चीज़ मतलब इसके अगेंस्ट हो रही है पब्लिक, उनकी खुद की, हम अपनी और बाकी की तो बात नहीं कर रहे हैं जो है। अब हो क्या रहा है देखिए वर्ल्ड लेवल में, जो हम माना चाहते हैं कि इसका होगा क्या चीज़, तो देखिए अल्टीमेटली वही है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, शांति, वार्ता। मुख्य चीज तो वही है जो इन्होंने साल भर पहले कह दी थी रादर कि भाई आप जो है ये लड़ाई का युग नहीं है, शांति का युग है, बातचीत कीजिए बैठ करके, और वही एक चीज है। और देखिए पीस टॉक्स वो तो चल भी रही हैं, बैक चैनल काफ़ी चल रही हैं। और रिसेंट में आपको बताऊं, देखिए लारो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, वो गए थे टर्की में। टर्की इसमें भूमिका निभा रहा है, टर्की इसमें भूमिका निभा रहा है, चीन भी निभा रहा है। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हद तक कतर और यूएई भी निभा रहे हैं। कि आप देखिए रूस और जो इनके यूक्रेन के बीच जो POWs थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके एक्सचेंज में कतर ने भूमिका निभाई थी, कुछ जगह सऊदी अरेबिया ने निभाई थी, तो वो भी इन्वॉल्व हैं। तो अभी जो है लेटेस्ट में पिछले अगर हम 15 दिन की बात करें तो लारो देखिए गए थे टर्की में, वो बात करके आए। उससे पहले चीन के जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बेसिकली फॉर यूक्रेन वॉर के लिए, वो रूस भी गए थे, पुतिन से मिले थे, यूक्रेन में जेलेंस्की से भी मिले थे, और फिर टर्की भी। और अभी जो है जेलेंस्की खुद गए हैं टर्की,
तो बातचीत तो ये चली रही है, और जेलेंस्की का जाना, लारोव का जाना, मतलब मैं मानूंगा कि कुछ हद तक बात आगे बढ़ रही है। इससे पहले एक महीने पहले हम लोगों ने यहाँ बात की थी कि जेलेंस्की ने बोला था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो जो उनके 10 पॉइंट हैं वो जो है आए कि रूस पूरा निकल जाए, कंस्ट्रक्शन का खर्च उठाए और बाकी रूस चीजें। अपनी शर्तों पर बात करेगा, जेलेंस्की बिल्कुल। भी बातचीत के लिए शर्त रख रहे हैं, लेकिन दबदबा रूस का ज्यादा है। लेकिन देखिए मैं ये कहूंगा अंडरलाइन कि कम से कम एग्री तो हैं एग्री है। कि करना चाहते हैं। पहले तो ये था ही नहीं बातचीत। अब पुतिन पहले कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। वो तो चलिए एक ऊपर उनका वो है, तो एटलीस्ट बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। और इन लोगों का आना जाना, मैं कहूँगा कि ये एक पहल है, एक अच्छी पहल है जो कि ये बातचीत के लिए हो रही है, और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और उससे अगर हो जाती तो दोनों का फायदा होता, दोनों का फायदा होता। तो एक मैं कहूँगा पीस टॉक्स ये अच्छी पहल है। और अगर ये हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए कल आई थिंक इनका जो चीन का अपना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है पेपर, उसने जो ये दिया हुआ था कि चीन जो है, चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिल करके इनको राजी कर रहे हैं पुतिन को कि वो भी आएँ और बातचीत करें, क्योंकि तीसरे करते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। और पुतिन और लारोव पहले बोल चुके हैं कि आप बातचीत कहीं करते रहिए, जब तक रूस इन्वॉल्व नहीं होगा बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं, मैं कहूँगा एक तरह से कि भाई पुतिन भी, लेकिन उसके लिए कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो अभी वो कंडीशंस बनाने वाली बातचीत चल रही है और प्रोग्रेस हो गया है। तो आशा तो यही करते हैं कि मैं रूस और यूक्रेन या नाटो तो छोड़िए, कम से कम जो ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं, उनकी मिजरी तो कम से कम यूक्रेन की ख़त्म हो। बिल्कुल। और कुछ ऐसे प्रपोजल आए तो आगे के लिए भी। और मैं नहीं कहूँगा कि ये पीस प्रपोजल सिर्फ यूक्रेन रूस का होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि आगे ऐसी चीज़ ना आ पाए। बिल्कुल। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इनकी बातें तमाम हो गई, लेकिन अब थोड़े पड़ोसी की बात कर लेना चाहिए सर। तो चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है और शी जिनपिंग ने अपने रक्षा सुरक्षा कमांडरों के सम्मेलन में अपने इरादे को भी जाहिर कर दिया कि विश्व के सुरक्षा परिदृश्यों में जो फर्क आया है उसको लेकर इन्होंने एक कदम उठाया है। तो चीन के इस कदम से चीन की सेना पर और चीन की ताकत पर कितना असर पड़ेगा? अंकित, चीन का जो रक्षा बजट है, ये पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो न्यूज़ में आता है कहीं उससे ज़्यादा है, और हम आगे देखेंगे जो हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। और कारण तो भी बसा लेते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लस आप देखिए, अगर स्पेसिफिक बात करें जो आप कह रहे थे, ये जो 14th इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो हुई थी, उसमें जो है जो रक्षा बजट इनका इस साल का जो दिया गया 2024 का, वो तकरीबन $236 बिलियन का है, जो 7.2% इंक्रीज है पहले से। इससे पहले करीब 6.5 ऐसे वो करता रहा है, लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा है। एक दो बार 7% भी हुआ, लेकिन वो कम पर हुआ। मतलब अगर आप कहिए 200 पर 7% तो अलग है, लेकिन 230 पर 7% आना काफ़ी मायने रखता है। और एक तरह से देखा जाए तो तीसरी बार ये 7 और उससे ऊपर गया है, थर्ड टाइम। इसी में अगर हम बात करें, हम चूंकि चीन की बात कर रहे हैं, वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, और हम अगर आगे चलेंगे तो हम भारत और बाकी लेके चलें तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें और नाटो से करें तो कम है। अमेरिका का देखिए जो बजट था वो तकरीबन उसका $842 बिलियन है रक्षा बजट। नाटो कंबाइंड $380 बिलियन है। तो रूस जानबूझकर 236 बिलियन रखा है, लेकिन शुरू से अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा कम रखा है। और ये जो है जीडीपी टर्म्स में अगर देखा जाए, देखिए यूरोपियन यूनियन का 2% है, और आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन, नाटो की बात कर रहे हैं हम, 380 है। नाटो जब बना था तो ये मान के चल रहे थे यूरोप के लोग, यूरोपियन यूनियन और बाकी, कि हम 1% से ज़्यादा नहीं रखेंगे अपना डिफेंस बजट। और आज देखिए, इस रूस यूक्रेन की बात हम लोग पहले कर चुके हैं,
उस परिदृश्य में देखिए इन्होंने 2% तक आना पड़ा, तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है 1% एडिशनल जीडीपी डिफेंस पर खर्च करना। तो ये भी बड़े हैं। उसने ऑलरेडी चीन का देखिए जीडीपी ग्रोथ जो चीन का खुद का प्रोजेक्शन है तकरीबन 5% के आसपास है, 5.1 5.2 मतलब 5.1 कह रहे हैं मैक्सिमम। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं 4.89 ऐसे रहेगा, बट हम चलिए 5% ले रहे हैं। लेकिन रक्षा बजट उसने बढ़ा दिया, काफ़ी बढ़ाया है उसको देख करके, और यह भी देख करके कि उसकी पूरी इकॉनमी अभी तक कोविड वाले कंडीशन से पूरी तरह पार नहीं हुई है, फिर भी उसने अपना रक्षा बजट बनाया है। और हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ये भी कह दूं कि हमारा भारत का जो है वो तकरीबन $75 बिलियन है, जस्ट 1.9% ऑफ जीडीपी, जो 4.7% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। तो जहाँ तक चीन का है, एक चीज़ में और देखिए कैच पॉइंट है इसमें, जो हम अभी कह रहे थे कि वो जानबूझ के दिखाता कम है, एक बड़ा कैच पॉइंट है। वो कैच पॉइंट ये है कि चीन अपने रक्षा बजट में उसके जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको इंक्लूड नहीं करता, पेंशन्स को इंक्लूड नहीं करता, स्पेस प्रोग्राम्स को इंक्लूड नहीं करता, और वो इसमें अपनी जो उसके मिलिट्री बेसेस हैं उनका मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर वो इसको उसमें इंक्लूड नहीं करता अपने रक्षा बजट में। और कोस्ट गार्ड है उसको भी इंक्लूड नहीं करता है डिफेंस बजट में। हालांकि ये मॉनिटरिंग सारी उनके डिफेंस मिनिस्ट्री से होती है, लेकिन उसको इसमें नहीं डालता, वो अलग हेड में डालता है। तो अगर कंबाइन करेंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे कि मुझे लगता है कि तकरीबन यूरोपियन यूनियन या नाटो के उस पर पहुंच ही जाता है। इनफैक्ट देखिए एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम सब जानते हैं, सिप्री का नाम काफ़ी रिप्यूटेड है। उसका 2022 का एक रिसर्च पेपर था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 का जो एलोकेशन दिखाया था चीन ने रक्षा बजट का, वो उससे तकरीबन 27% ज़्यादा था। तो अब सिप्री आप जानती हैं ऐसे तो नहीं वो देते हैं, काफ़ी उनकी चीज़ें, तो मतलब कहने का ये में है कि रूस जितना चीन दिखा रहा है उससे ज़्यादा ही है। और इसी पर हम इतना ताजुब लोग कर रहे हैं कि भाई 7.2% उसने बढ़ा दिया है। तो ये तो इनका और ये देखिए मुख्य चीज़ क्या है, जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो 8.6% है इनके जीडीपी का, जो ये कर रहे हैं पूरा एक्सपेंडिचर। लेकिन डिफेंस जो है वो बाकी सेक्टर से सबसे ज़्यादा है। सोशल सेक्टर में इन्होंने सोशल सिक्योरिटी वगैरह में सिर्फ 1.4% डाला है अपने जीडीपी का, और डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तो है, लेकिन कारण तो वही है। देखिए जो वैश्विक इसमें परिदृश्य है, सिचुएशन है, चाहे वो रूस के साथ है, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक, आप अपना इंडियन ओशन ले लीजिए, और आर्कटिक की भी हम बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे रूस यूक्रेन की लड़ाई की। तो ये जो है ये तो इसमें है। और देखिए जो आप कह रहे थे कि शी जिनपिंग ने 14 तारीख को उन्होंने पीएलए के कुछ 14 नहीं 4 तारीख को पीएलए के कुछ जो कमांडर्स थे पीपल्स आर्मी के और पीपल्स आर्म्ड फोर्सेज जो हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, उनके लोगों से बात करते, जहां उन्होंने कुछ बड़े ठोस उन्होंने चीज़ें बताई उनको कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए, मिलिट्री प्रिपरेशन, हर एक चीज़ में कोऑर्डिनेशन, और कॉन्फ्लिक्ट खास करके सी पर और वहाँ पर जहाँ भी है उसके लिए हमें तैयार रहना है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। साइबर स्पेस डिफेंस, साइबर और स्पेस डिफेंस, ये उनको बहुत उन्होंने जोर डाला है, साइबर एंड स्पेस डिफेंस। और उन्होंने नेशनल नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला है काम करने के लिए, जिससे कि चीज़ें उनकी सिक्योर रहें। और सिक्योरिटी में दोनों आती हैं कि वो पता भी करते रहें एडवर्सरी का और अपना जो है सिक्योर रखें। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेन जोर डाला इनोवेशन पर, इनोवेशन कीजिए, अपना जो है प्रोडक्शन कीजिए। कॉस्ट ऑफ वेपन्स उन्होंने बोला है कि आप कम कीजिए, कि हर एक चीज़ हर उस पर उनका भी है। और उन्होंने बोला कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन उसकी जो है मॉनिटरिंग हमेशा होना चाहिए ओपन इसकी वेपन प्रोडक्शन की। तो ये जो है माल ना बने,
बिल्कुल। अब देखिए उसके यहाँ आप मैं चूंकि हम इस पॉइंट पर हैं, मैं आपको देखिए, अगर आप पीछे चलिए, हुआ क्या है पिछले कुछ महीनों में, 2 इनके डिफेंस मिनिस्टर्स वो कहाँ गए पता नहीं, निकाल दिए गए। याद कीजिए, 2 गए, कुछ जनरल्स भी इनके निकाल दिए गए। और आपको पता है कि जब निकाल दिए जाते हैं तो उनका कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ गए, किधर गए। फॉरेन मिनिस्टर का भी आपको याद है हुआ था ऐसे ही, वो तो गायब ही हो गए थे। तो वही मैं कह रहा हूं, ये क्यों हुए? क्योंकि ये करप्शन का है मामला। और जब इन्होंने ये पॉइंट्स पर डाले हैं, मॉनिटरिंग और सारी कुछ चीजें, ये एक चीज उसमें भी है। तो ये है कि अछूता नहीं है चीन इस मामले से, लेकिन उस पर उनका ध्यान है। तो ये चीजें भी हुई हैं, इसलिए उन्होंने काफी चीजें इस पर रखी हैं अपनी। और इन्होंने देखिए 2-3 चीजें उन्होंने बहुत बोला है। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने ये बोला है कि जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनको एक्सपेंड करेंगे। कि उन्होंने हालत देख ली कि रूस और यूक्रेन में क्या हुआ, फोर्सेज नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्सेज जो हमारे हैं, स्टैंडिंग आर्मी तो ही है, उसकी 20 लाख की है, बट उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्सेज बनाएंगे और जिसको हम उसको एक्सपेंड करेंगे। उन्होंने बोला कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको जो एक्सपेंड करना है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, और कोऑर्डिनेट करके, नहीं कि वो अलग अलग उसमें रहें, सबको कोऑर्डिनेट करके बढ़ाएंगे। एंटी करप्शन कैंपेन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो उन्होंने बोला है, उस पर जोर डाला है, ये भी इसमें डालेंगे। और ये इन्होंने पीपल्स कांग्रेस में भी उसके बारे में बोला है। कहने के लिए तो उन्होंने जरूर कहा है कि वो एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं एलएसी पर और कहीं और, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं एलएसी से। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बोला कि हम डी एस्केलेशन कहीं पर करेंगे, तो वो भी उन्होंने नहीं बोला। दूसरा, उन्होंने ये भी जोर दिया है कि कन्वेंशनल और जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उसके दोनों को जो है उसके ऊपर उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि इनकी स्ट्रेंथ कायम रखनी है। बढ़ाने की बात तो बोलते नहीं है, नेचुरली वो बोल नहीं सकते, बट उन्होंने जोर तो उसी पर डाला है। और उन्होंने हर एक उसमें इनडायरेक्टली थ्रेट जो दिखाया है वो अमेरिका से ही दिखाया है, मिलिट्री और इकोनॉमिक बोथ जो उन्होंने दिखाया है। प्लस आप देखिए, अगर हम थोड़ा आएँ कि इनके जो आप कह रहे थे कि क्या इफेक्ट होगा, मैं कहूँगा कि स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन पर आएँ कि रणनीतिक और बाकी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सिर्फ भारत पर बाद में आएंगे, मैं पहले वैश्विक भारत पे हम आएंगे, एक और सवाल है बिल्कुल। तो हम वैश्विक का अगर पहले लें तो आप देखिए कैसे वो हर जगह चल रहा है। आर्कटिक में रशिया से उसने कर ली, इस लड़ाई में वो चल रहा है, जबकि पीस में भी इन्वॉल्व हो रहा है, पीस प्रोसेस में, क्योंकि दुनिया को ये भी दिखाना चाहता है कि एज ए वर्ल्ड पावर वो पीस में भी, पीस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी विश्वास कर रहा है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाया जा रहा है। मालदीव्स के साथ उसने देखिए ऑलरेडी पैक्ट कर लिया, स्ट्रेटेजिक पैक्ट। म्यांमार के साथ भी वो चाहता है करना, नेपाल के साथ आप देख ही रहे हैं, भूटान के साथ भी वो पैक्ट करना चाहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक जगह है, इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में उसको थ्रेट है, और उसको देख करके भी ये मालदीव्स और बाकी जगह पर क्यों आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका में क्यों जो है उनके साथ पैक्ट किया और उनको एक तरह से इकोनॉमिक स्लेवरी में डाल दिया, जो मैं ये कहूँ, बात वही हुई है। तो ये सारी चीज़ें ले करके वो अपनी इस रणनीति जो है बदल के चल रहा है। दूसरा देखिए, एक बहुत पहले से है चीन में, इवन जब शी जिनपिंग वो डिप्टी डायरेक्टर थे इसके, उनकी जो स्ट्रेटजिक वो थी ग्रुप उसका, तो उन्होंने, उन लोगों ने, और उनके बाद भी जो प्लानिंग थी उनकी थी डीप स्ट्रेटजिक डिटरेंस। मतलब जो डिटरेंस आप रखिए कि दूसरा आपके ऊपर कुछ कर नहीं पाए डर के, और इतना डीप होना चाहिए कि उसको लगे दूसरे को मीन्स अमेरिका, वहां तक उसको लगे कि इफेक्ट होगा। तो इतना, मतलब उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिक जो डीप स्ट्रेटजिक जो होना चाहिए डिटरेंस इनका, और इन्होंने हर एक चीज में लिया कि ये जो है न्यूक्लियर में, इसमें स्पेस में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में, एंटी मिसाइल, कन्वेंशनल, मैरीटाइम, मतलब हर एक चीज़ में उनका एम यही है कि एक्सपेंड किया जाए और जो है ये डिटरेंस लेके चलें, जो कि इनकी पॉलिसी आज से नहीं है, मैं कहूँगा 12-15 साल से है, बट ये एक्ट करते आ रहे हैं। और नेचुरली टाइम तो लगता है, बट अब जो है शायद इनको लगा ये समय आ गया है, एक कैपेबिलिटी इन्होंने एनहांस कर ली है कि उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर बहुत ज़्यादा जोर डाला है कि ये डिसिसिव और रिलायबल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है यूक्रेन में कि
वेपन्स और फोर्सेज आ रही हैं, कर कुछ नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि डिसिसिव और रिलायबल, हाँ आप करेंगे अपना काम पूरा। तो वो भी वो लेके चल रहे हैं। और उन्होंने जो ये बोला है कि जो कोर इंटरेस्ट हैं स्ट्रेटजी में जिनके कोर इंटरेस्ट हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब आप इसमें ताइवान को अलग नहीं छोड़ सकते, ये उसको लेके चल रहे हैं, हांगकांग को लेके चल, हांगकांग चलिए वैसे ही है, लेकिन और भी चीज़ें इनकी हैं और ये इम्प्लीकेशन अगेन भारत के लिए रखता है, कुछ एरिया को जो वो बोलते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो इसमें आती है। दूसरा मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मैं ये लेके चलूँ कि ये एक स्ट्रेटजिक कोवर्शन है, धमकी दिखाने के लिए कि मेरे पास तो इतना है, ताकत दिखाने के लिए, मैं ये कर सकता एक हूं, संदेश देने के लिए कि मैं कर सकता हूं। और मैं कहूँगा सिर्फ संदेश नहीं हो तो कहेंगे कैपेबल हैं, हाँ। आज बोलो अभी कर देंगे इस तरह से। तो ये एक जो है एक ये भी चीज़ है जो कि ये प्रेशर देंगे। दूसरी चीज़ में एक चीज़ और मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था इनकी स्ट्रेटजी की, इन्होंने कई स्पेशल फोर्सेज बना लिए हैं, रॉकेट फोर्स बना ली जिसकी बहुत मजबूती की है। एक्चुअली काफ़ी करप्शन केसेस रॉकेट फोर्स में हुए हैं जो कि मिसाइल्स और बाकी चीज़ें भी रखती है। कई जगह इनका ये है कि ये चाहते हैं कि एक स्ट्रेटजी इनकी ये भी है कि दुश्मन इनको ये ऐसी अपनी तैयारी करें, दुश्मन वो ना करे जो वो चाहता है, दुश्मन को ये मजबूर करें अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेटजी से कि वो करे जो ये चाहते हैं। मतलब उस एरिया में आए जहां पर ये चाहेंगे। हो सकता है अपने एरिया वीक करके रखें कि आ जाओ फिर हम तुम्हें यहाँ टेक ऑन कर लेंगे, इस इलाके में तो हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, हम बढ़ेंगे। तो इस चीज को ये लेके चल रहे हैं अपने उस पॉलिसी में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको कि हर एक को ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें तो स्पेशली रखना पड़ेगा। क्या भारत चीन को अब चीन की ही भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एलएसी पर 10,000 ट्रुप्स को तैनात करना, बिल्कुल ऐसे समय में जब पिछले 2, 2.5, 3 सालों से चीन के साथ रिश्ते बिल्कुल ख़राब हैं और एस जयशंकर ने हाल में ही कहा था कि रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ है, बस चीज़ें स्टेबल जैसी थी वैसी ही है, ना उससे आगे बढ़ रही है बात, ना उससे पीछे गई है। नहीं अंकित, ये बिल्कुल सही सवाल सही समय पर है। देखिए अगर एक है कि हम बिल्कुल तैयार हैं तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात पर जाऊंगा कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और काफी कुछ कर चुके हैं, काफी कुछ कर चुके हैं। पहली तैयारी तो मैं ये कहूंगा कि हम अपने ट्रुप्स की माइंडसेट और मोराल को इतना बढ़ा दिए हैं कि हम उनका मुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज में नहीं कर पाए, लेकिन मोराल और उनके ऊपर एक जैसे कहते हैं वन अपमैनशिप लड़ाई में, वो तो हम हासिल कर चुके हैं जो अपने एक्शंस हमने किए हैं। बिल्कुल। तो उनको ये लग गया है कि भारत की ताकत जो वेपन्स एमुनिशन में शायद थोड़ी कम है, जो है इसमें हम कोई दो राय नहीं। हाँ, टोटली डिपेंडेंट ऑन रसिया और वो रूस से एक बिल्कुल बिल्कुल, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हो रहा है। तो अभी देखिए सेला जो उन्होंने टनल इंक्रीज की है प्राइम मिनिस्टर ने, अभी देखिए हमारी फोर्सेस को ले जाने में अगर शिफ्ट करना होता पहले तो महीनों लग जाते थे। बिल्कुल। कहीं कुछ नेचुरल वो चीज़ हो गई, स्लाइड हो गई, बर्फ पड़ गई तो कुछ नहीं होता था। अब देखिए आराम से जा सकते हैं, बट फिर भी अभी कुछ करना है, काफ़ी कुछ करना है जो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए कि जो हम पहले बात कर रहे थे, उसने रक्षा बजट अपना 7.2% बढ़ा दिया है। हम अभी भी हमारा 4% है पिछले साल से, एक वो है। दूसरा, वो वेपन प्रोडक्शन में आगे हैं हमसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अपनी। और प्राइवेट सेक्टर में अभी कर दिया, 100% कर दिया है, डिफेंस कॉरिडोर्स आ गए हैं। तो हो सकता है कि हम भी, और होगा कि हम भी आगे बढ़ें, लेकिन हमको अपनी रफ्तार जरूर बढ़ानी पड़ेगी इसमें। नहीं, इसका एक रीजन है कि चीन ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, हम थोड़े लेट हुए। बिल्कुल लेट हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी साइंटिफिक या साइंटिस्ट या मेंटल में कहूँगा जो ताकत थी, वो तो कम नहीं थी, पहले भी थी और अभी भी वही चीज़ चल रही है। तो हमारी सिर्फ मुख्य जो चीज़ है वो बैकअप मिलना कि हाँ हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। आप देखिए आज की तारीख में कई देश हैं जो हमसे गन्स लेने के लिए ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मिसाइल्स का, रॉकेट सिस्टम्स का, पिनाका और जो बाकी चीज़ों का है कर लिया है उन्होंने। तो
आगे तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन चीन ने कई चीज़ें आगे बढ़ाए। देखिए हर एक देश अपनी रक्षा जो उसकी तैयारी है वो आगे बताता नहीं है, कई चीज़ें नहीं बताता कि क्या हमने कर लिया, हम भी कर रहे हैं, लेकिन यस हमें काफ़ी कुछ करना है और हमको देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे हम सोचें कि नहीं आज हमने एक टनल बना ली, कल ये कर ली, उससे नहीं होगा। हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीन लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि जैसे थिएटर कमांड बना लिया है चीन ने, हमारी भी बात हो रही है 2 साल से, जो भी चीज़ें हैं इसमें ये होना चाहिए कि अगर हमने चीन से एक फ्रंट पर लड़ना है, चीन से 2 जगह, 2 चाहिए, अगर थिएटर कमांड 2 बनाइए, एक बनाना है एक बनाइए, लेकिन वहां हर एक चीज होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हम वहां से शिफ्ट करेंगे, वहां से इधर लाएंगे, वो करने का समय अब है नहीं, पहले होता था लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि चीन भी बड़ी जल्दी स्विच कर सकता है। उसने फोर्सेज अपनी बढ़ा दी हैं, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कैसे बढ़ाया उसने भी किया। हमारे यहाँ भी वाइब्रेंट विलेजेज और चीज़ें चल रही हैं जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, वो भी विलेजेज अपनी डेवलप कर रहा है। बट हमको भी ये करना पड़ेगा कि अपनी जो ये जो स्ट्रेटजी है इंटीग्रेट करनी पड़ेगी हर एक की। ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ हम सोचेंगे लैंड पर ही छोड़ दें, नहीं, हमें लैंड, एयर, स्पेस, साइबर, इन्फो और मेरीटाइम, सी के ऊपर भी तीनों लेके चलना पड़ेगा कि हम तीनों जगह तैयार रहें और कहां पर हिट कर सकते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हम चीन को रोक लें। मान लीजिए चीन 2 जगह मैं कहता हूं, 3 जगह मैं कहता हूं कि वो 10, 15, 20 किलोमीटर आ जाए, हम कम से कम 2 जगह 30 किलोमीटर तो जा सकते हैं ना, हम भी तो वो लेके चलें। तो एक एम लेके चलना, बिल्कुल लक्ष्य लेके चलना, वो लक्ष्य लेके चले। और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये इंटीग्रेटेड हमारा वो चलना पड़ेगा कि अगर वो आ सकता है, 100% तो हम हो नहीं सकते हर जगह, अपने रुकेंगे जितना है। नहीं, अगर वो आ क्या सकता है, वो आ जाता है, आ जाता, वही मैं कह रहा हूं, अगर वो आ जाता है तो हम तुम अगर 3 जगह आए हो 20-20, 60, हम 2 जगह जा रहे हैं 30, एक्चुअल बार्गेनिंग तो वही आएगी ना। बिल्कुल। उसकी वीकनेसेस, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर है, किस तरह हम एक्सप्लॉइट करें वहां पर। एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात देखिए, हमें लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी अपनी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो मिसाइल्स में है, स्पेस में है, साइबर में है, एयर में है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी कमी है। अगेन मैं दोबारा कहूँगा, कमी इम्प्लीमेंटेशन में है, कमी हमारे थिंक टैंक्स में, हमारे जो लोग कहते हैं ना मैन बिहाइंड द मशीन सोचने वाले, उनमें कमी नहीं है। तो हमको इम्प्लीमेंटेशन इसकी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। देखिए पहले हर एक चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, ऑर्डिनेंस बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस हो, ढीला का काम होता था, हम सब जानते हैं। ये तो प्रधानमंत्री ने देखिए 2 साल पहले जब पूरा पुनर्गठन किया है, अभी अब जा करके चीज़ें हुई हैं। जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भेजा है तब चीज़ें हुई हैं। जब उन्होंने बोला है कि आपको लैब्स का काम, रिसर्च का काम है, आप लैब खुद बना रहे हो, उसी साथ खुद प्रोडक्शन करा रहे हो, वो नहीं। तो अब ये चीज़ें चलेगी जब कंपटीशन आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, नेवी हमारी वीक रही है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए इंडो पैसिफिक लीजिए, इंडियन ओशन लीजिए, वो तो है ही। अभी हमको डीप ब्लू वाटर नेवी बनना पड़ेगा। ब्लू वाटर मीन्स जैसे हम लॉन्ग रेंज की बात कर रहे थे एयर और इसमें लैंड में, वहाँ भी यही करना पड़ेगा कि हम यही नहीं कहीं का भी मुकाबला कर लें। बिल्कुल। तो एक उस चीज़ पर हमको ध्यान देने की काफ़ी जरूरत है इसमें। और जो चीन का ये हम पर्ल्स वाली बात करते हैं, अब ये पाकिस्तान देखिए, पाक चाइना जो इनका चल रहा है, अफगानिस्तान में भी चीन पूरी घुसने की कोशिश कर रहा है, कुछ हद तक घुस भी गया है। उसका जो है नेपाल में देखिए, श्रीलंका देखिए। तो नेबरहुड में ये जो चीन हमारे हर जगह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, क्योंकि वो लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम भी पर्ल्स वहाँ रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा और ये नेबर्स की उसकी तरफ नहीं जाएं। और ये देखिए एक आसान चीज़ है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं हमारे साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप म्यांमार ले लीजिए, आप नेपाल लीजिए, भूटान लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, कोई भी हो, अफगानिस्तान लीजिए, वो किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं। अफगानिस्तान से तो हमारा
कई सौ सालों का कनेक्शन है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमसे आगे वो नहीं बढ़ पाए, और हमें रूस और अमेरिका के साथ या नाटो के साथ अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन जारी रखना पड़ेगा, बढ़ा के चलना पड़ेगा, और अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री ऐसी बनाए कि कुछ देश या काफ़ी देश, क्योंकि हम जो है एक सस्ता और बहुत बढ़िया विकल्प दे सकते हैं जो बाकी देश वेपन्स और एम्यूनिशन का दे रहे हैं, वो हम देंगे तो काफ़ी देश हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल। तो उनको भी लेकर के चलेंगे, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी साथ में लेके चलेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है मुकाबला कर लेंगे, सक्षम हैं करने की, एक्शन की, मतलब एक्शनेबल चीज़ों की ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक युद्ध की बात कर ली जो कि रूस और यूक्रेन का था, और 2 साल उसके पूरे हो गए हैं, लेकिन एक युद्ध और भी है, वो है इजराइल और हमास का। बिल्कुल। ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि इजराइल तो 10 दिन 5 दिन में हमास को ख़त्म कर देगा, गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है, अब शायद वहाँ इलेक्शंस हैं, इस वजह से भी इसका असर हो, लेकिन फिलहाल इजराइल और हमास जो युद्ध है वो किस स्थिति में है, आगे किस स्थिति में जा सकता है, और अभी इसका असर क्या दिख रहा है? अंकित, देखिए, जब ये युद्ध हुआ था, आपने बिल्कुल सही कहा था कि बाकी हर जगह मीडिया में आ रहा था कि तो बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत जल्दी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ ये बात की थी कि इतना शुरू से कहते रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं होगा। जहां अमेरिका आया वहां पे युद्ध लंबा चला है। दूसरी चीज हमने ये भी कहा था कि देखिए, बिल्टअप एरिया है जहाँ टाउन्स और सिटीज हैं, उनकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती कहीं भी। दूसरी चीज जो हमने यहीं डिस्कस किया था कि देखिए, इजराइल तो अपनी आर्मी लड़ रही है, बट वो किसी आर्मी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा है। वो तो एक गुरिल्ला फोर्स कहिए, टेररिस्ट फोर्स कहिए, जो भी कहिए, उनके अगेंस्ट लड़ रहा है, जो आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकता कि और कौन है। आमने सामने की लड़ाई तो है नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज, इंटेलिजेंस फेलियर पहले ही पता लग गया था इजराइल का, कि उनको ही नहीं पता लगा कि इतना अटैक कैसे होगा। वो कंट्रोल कर रहे थे, तभी इतनी टनल्स बन गई, उनको पता नहीं था। तो ये सब चीजें देख के हम लोगों ने, आपको याद है कि आई थिंक तीसरे एपिसोड में ही 14 में हमने कहा था कि नहीं, ये तो लंबा चलेगा, बिल्कुल, कि इतना आसान नहीं है, और वही हुआ देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, इजराइल या नेतन्याहू क्या एम लेके चले थे। उनने कहा था कि ये 25 से 30 हज़ार हमास है, उनका खात्मा करेंगे हम, जहाँ भी हो, कहीं भी हो, उनके लीडर्स को मारेंगे। कुछ लीडर्स गए, उसके बाद पिछले 2 महीने, 6ठा महीना हो रहा है, पिछले 3 महीने में लीडर्स का तो कुछ आया नहीं। 30,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, और इस 30,000 में 60%, पहले तो 67% था, 60-70% तो बच्चे और औरतें हैं, जो कुछ कर ही नहीं सकते थे अपने में, उनकी वो है। परसों देखिए, 3 दिन पहले आपको याद है जब ये एयर ड्रॉप हो रहा था सप्लाईज का, कितना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ। जो खास करके जो इनकी न्यूज़ है अपनी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें कहा जा रहा था कि 90% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बच्चों को या प्रेग्नेंट हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, भूखे मर रहे हैं। कैसे बच्चों की वो करेंगे वहाँ, ये हालत है वहाँ पर। तो जब यहाँ पर एयर ड्रॉप हो रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ बची वहाँ की, इन्होंने फायरिंग की और 115 के आसपास पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। अब ऐसी चीज़ों को तो खैर कोई ठहराया भी नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है ऐसी चीज़ों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि, और इजराइल रुक नहीं रहा है। इजराइल लगा हुआ है, देखिए खान यूनुस में भी वो आगे जा रहा है, वेस्ट बैंक में कुछ इलाकों में भी कर रहा है, लैंड, सी और एयर से अपना उसने बैरिकेड कर रखा है कि इनके पास और चीज़ें कुछ नहीं आए। जो वेस्ट बैंक में ही अल्तुफ़ा का इलाका था, 2 लोग वहाँ मारे गए परसों। तो ऐसी चीज़ें अभी भी देखिए चल रही हैं। उसने खान यूनुस में रेड किया, ठिकाने हैं, ठीक। तो वही तो बात एक्चुअली वही है कि इनको पहले या तो इंटेलिजेंस मिलता कि भाई कहाँ कहाँ हमास हैं, वहाँ करें, बट वो इनको मिला नहीं। उन्हें मिल सकता है, हमास भी नहीं रुक रहा है, वो कह रहा है हम तो लड़ते रहेंगे। आप देखिए 3 दिन पहले हमास का जो लीडर था वो वापस आ गया वहाँ से, कैरो से, इजिप्ट से, कि भाई जो बातचीत चल रही थी सीज फायर वाली, ट्रूस वाली, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई।
तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो बनी गया है, और इसका जो है असर हर जगह हो रहा है। अमेरिका से लेकर के यूरोपियन यूनियन के देश जितने भी हैं, मिडिल ईस्ट, सब जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं लोगों के। विद इन इजराइल हो रहा है कि ये जितने बाकी जो बंधक हैं उनको वापस लाने के लिए। अमेरिका में देखिए जो गए थे मीटिंग्स में जो बाइडन, वहाँ पर लोग जो है उनको बोलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट जो है वहाँ पर प्रदर्शन करते रहे हैं। तो ये जो है और बाइडन को कहना पड़ा कि भाई मिलिट्री अपना ये कॉरिडोर एक अब वो साइप्रस से लेकर के राफा तक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहे हैं एड की, वहाँ से जो है पहुँचा सकें। हालांकि वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक देखिए एक पोर्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है। हालांकि अमेरिकन मिलिट्री है जो जल्दी कर सकती है, लेकिन इसी बीच कैमरन इन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके इंग्लैंड के, उन्होंने बोला कि भाई तो बहुत टाइम लगेगा ऐसा होने में। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसकी, और इसके लिए हमें उतनी अमेरिका की या यूरोप के देशों की उनकी किरकिरी इतनी ज़्यादा इस वजह से नहीं हो रही है कि जो लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, इसलिए हो रही है कि इतने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पूरा यूएनओ इनके अगेंस्ट है। इनके खुद के लोग जो है अभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, इजराइल ज्यादती कर रहा है। एक सर्वे अगेन हुआ था इसी एसोसिएटेड प्रेस का, और उसमें ये चीज़ें आई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। तो इस वजह से जो है ये जो कॉरिडोर खोल रहे हैं कि वहाँ पर ये वहाँ पर एटलीस्ट एक टेम्परेरी पोर्ट बनाए और वहाँ से जो है ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए, वो मॉनिटर करेंगे। इजराइल ने खुद बोला है कि हाँ हम वेलकम करते हैं ऐसी चीज़ को, और पूरी सिक्योरिटी चेक करके ये जो अलाउ करेंगे इसको। जो पीस टॉक्स हैं देखिए उसमें कुछ नहीं हो पाया, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये जो है जो बाइडेन उनके भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो हर हालत में चाहते हैं, और अब तो लगभग वो बीच में फेडअप हो गए हैं कि जेलेंस्की उनकी सुन नहीं रहे हैं। जेलेंस्की नहीं, सॉरी, नेतन्याहू इनकी सुन नहीं रहे हैं कि हालांकि उधर भी वही हाल है, लेकिन यहाँ भी जो है नेतन्याहू बिल्कुल नहीं वो कर रहे हैं, वो तो अपने पे लगे हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू कुछ स्ट्रांग है, जेलेंस्की तो बिल्कुल। देखिए ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजराइल को इजराइल बनाया नेतन्याहू ने है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटजी है ये तो मिल के कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दायरा बढ़ा नहीं है, कि मिडिल ईस्ट में नहीं गया जैसे लोग सोच रहे थे। ईरान डायरेक्ट नहीं कूदा इसमें, हौथीज आ गए थे रेड सी में, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल है, और इनको पता लगा कि हौथीज क्या हैं, कैसे क्या हो सकता है। हिजबुल्लाह लगा कि पूरा ही अटैक कर देगा, वो भी नहीं हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो इसमें इस तरह आई हैं यहाँ पर, कुछ ने स्टेप्स बढ़ाए लेकिन पीछे ले लिए हैं। लेकिन हाँ लेकिन मुश्किल वही है कि इनको पता नहीं है कहाँ पर वो करें, और ये तो कह रहे हैं कि जब तक हम पूरा खात्मा नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो ये चलेगा, ये अभी चलेगा। अभी देखिए इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इनको पता ही नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पूरे के पूरे जो ये बंदी इन्होंने बना रखे हैं, हॉस्टेजेस ले रखे हैं हमास ने, उनको आना। उसमें कुछ तो अभी 9 अमेरिका के भी पड़े हुए हैं, वो भी आने हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा रोड़ा वहाँ पर हैं। इसकी वजह से सीज फायर और उसकी बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि हमास के जो पॉइंट्स हैं वो अलग हैं। वो कहता है कि जो एक के बदले जो भी अपनी उसने लगा रखी है कि हम जो है 100 जो 4 हैं वो छोड़ेंगे, या 1500 हमारे देंगे, प्लस पूरी सेना इनकी पीछे हटेगी इजराइल की, पूरा कंट्रोल ये देंगे। रूलिंग कौन हमास ही कर रहा था, वो कभी चाहेंगे नहीं, ना नेतन्याहू चाहेंगे, ना को अमेरिका चाहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात नेतन्याहू ने तो एक ये भी बोला है, राफा देखिए, राफा के लिए, क्योंकि वो इजिप्ट का मेन वो है, तो वहाँ से सारे उधर भाग रहे हैं। इजिप्ट ने ऑलरेडी उसके ऊपर बोल रखा है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि राफा अगर हम अटैक नहीं करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम तो हार जाएंगे लड़ाई, क्योंकि ये सारे वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के अभी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, और मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ इतनी जल्दी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन जैसे जैसे मे बी अमेरिका के इलेक्शन नज़दीक आए तो कुछ हमें सुनने को मिले, कुछ चीज़ें हो पॉजिटिव। क्योंकि बीच में देखिए पिछले महीने तो बहुत एक्टिविटी हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सॉल्यूशन तो वही है, बिल्कुल सॉल्यूशन वही है, बातचीत, खास करके वो बातचीत कि कम से कम
सिविलियंस इस तरह से जो है ये नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। और आज हमने जितनी भी बातें की उसमें बातचीत काफ़ी अहम है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, चाहे भारत चीन तनाव की बात हो, या फिर इजराइल हमास मामले में बात हो। तो देखना होगा कि पॉजिटिव चीज़ आने वाले दिनों में क्या होती है। लेकिन आज के लिए सर इतना ही। ये कार्यक्रम हमारा सौरपथ आप देख रहे थे। हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।